आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष, अनंगपाल। किसकी स्मृति में बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त की स्मृति में बना है। तो वी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह, सोहन सिंह जोश। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऊधम सिंह ने मार डाला था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, अगर आप इनका इतिहास पढ़ेंगे तो इनका जो इतिहास है, रोचक भरा इनका इतिहास है। इन्होंने अपने जीवन में जनरल ओ डायर को मारने की इन्होंने कसम खाई थी और पैसे जमा करने के लिए इन्होंने क्या से क्या किया था, एक बार इनकी जीवनी जरूर पढ़ें आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारा, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माउंट इटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली, रोम। तो यह स्थित है इटली, रोम में। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आठवां। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, नाइस, इनावा, बेसाल्ट। कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नाइस जो है ना, ये आग्नेय चट्टान नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, उत्कमंड, दार्जिलिंग, कोलकाता। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है ना, ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, वंदे भारत। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों,
पश्चिमी घाट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली जो है ना, ये केरल राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की जो आयु है ना, ये है 18 वर्ष। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन, ओ बी अलगेशन। कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? डॉक्टर एस आर सेन जो है ना, ये सरकारिया आयोग के सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है ये किसमें निहित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये निहित है भारत के निर्वाचन आयोग में। तो मैं करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राज्यों का संघ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है ये शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है? आरबीआई, नाबार्ड, एआरडीसी, नेफेड। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नाबार्ड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 21वां क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर। कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मनोरंजन कर जो है ना, ये कर सरकार नहीं लगाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949, 1996, 1972, 1990। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1949 में। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 23वां क्वेश्चन। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन, न्यूजीलैंड, ब्राजील, फ्रांस। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुश्री जयललिता। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी ये थी सुचेता कृपलानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल, राजस्थान, असम, हरियाणा। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? असम राज्य में। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, मैक्सिको। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ के थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यूएसए से थे। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां क्वेश्चन देखेगा। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? आगरा, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैसूर जाना जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है कि पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? ये एक उपन्यासकार थे या गोल्फ खिलाड़ी थे, शास्त्रीय नर्तक थे, बालुका कलाकार थे। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात थे? बालुका कलाकार, सेंट ऑर्डिस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? हिमा दास, दुती चंद, मनु भाकर, दिव्या काकरान। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, नोबेल पुरस्कार जो है ना, ये स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सलीम अली थे एक विख्यात उर्दू कवि, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी, एक विख्यात गजल गायक, इनमें से कोई नहीं। सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, बूलर, लोकतक, करवी एग्लॉक। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है बूलर झील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, सांबर। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मिजोरम की राजधानी जो है ना, ये है आइजोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, हॉकी, फुटबॉल, नौका चालन।
एजरा कप का संबंध जो है ना पोलो से होगा। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, स्वीडन, चीन, बेलग्रेड। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? मीर करजई, नेशनल मंडेला, फिरोज गांधी, एम के गांधी। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? तो अफ्रीका के गांधी के रूप में नेशनल मंडेला जो है ये मशहूर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1947, वर्ष 1950, वर्ष 1927, वर्ष 1936। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41वां क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक। भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संगणकों के आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के? संगणकों के आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बने होते हैं सिलिकॉन के। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अनुपम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों अनुपम जो है ना ये एक सुपर कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होती है? केबी। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम, नोबेल, ऑरकेल। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने विकसित किया था। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में पूरा हो गया है? रामपुर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में पूरा हो गया है? रामपुर। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे कि किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों केरल ने तैयार किया है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, मलेशिया। भारत कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालुव्य वर्ण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि जो है ना ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है।
देखिए क्षत्रज्ञा और एक होता है स्त्रा। ये आपके जो हैं संयुक्त वर्ण होते हैं। अब छा दिया, देखिए छा दिया, क्षत्रज्ञा और स्त्रा ये जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर? विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विवाहभरी जो है ना ये तत्सम भाषा का शब्द है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो विवाहभरी जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंकज में कौन सा समास है? कर्मधार, द्विगु, बहुप्रिय या द्वंद्व? पंकज, तो सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। जो पंकज होता है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है। कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? और कमल पर कौन सी देवी बैठती हैं? मां सरस्वती बैठती हैं। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। थोड़ा सा सोचने की बात है, आंसर आप तुरंत लगा देंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर यूं निकल आएगा। तो मां सरस्वती जो है इनको उपाधि दी गई है भगवान की। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, अति या अत्य? अत्याचार, तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो अति, धन, आचार यही होगा ना। तो अति कहां पर है? अति ये रहा। स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य? राम आम खाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों राम आम खाता है तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाए? इसमें हो जाएगा कृतवाच्य। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? अब इसमें जो देख रहे हैं को, सबसे मेन कॉमन है वो को। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को, तो को किस में आता है? कर्ता ने, ध्यानपूर्वक देखिए पहले आप, क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो को किस में आ रहा है? कर्म में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कारक के कुल कितने भेद होते हैं? यह भी प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? वकील किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों वकील जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। तो मैं अगर करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंख चुराना। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप कह सकते हैं आश्चर्यचकित रह जाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। या भौचक्का भौचक्का होकर देखते रह जाना। अगर ऑप्शन में ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक, अक निकल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो लेखक में अक जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? सरोकार, स्वीकार, साकार या निराकार? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो इसे आप क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 61 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 61 क्वेश्चन हमारा है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, सिरोधार, दीपोत्सव, रजोवा। तो दीपोत्सव, दीपधन उत्सव, दीपोत्सव में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटा,
इसको मान लीजिएगा उ, तो छोटा उ प्लस सॉरी छोटा आ प्लस छोटा उ मिलकर क्या बना जाके ओ बन गया। तो नियम के अनुसार ओ किस में आता है, तो नियम के अनुसार ओ जो है ना गुण संधि में आता है। तो दीपोत्सव आपका करेक्ट आंसर हो जाए, दीपोत्सव में गुण संधि होगी ना कि विसर्ग संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, मन धनकार, नम धनकार, न धन नमस्कार, मस धनकार। तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, नमः दंशकार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि नमस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, वह आता है में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है, गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। वह आता है वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों भिक्षुक का घोतक हो सकता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे। अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, संप्रदान, कर्म, करण या कर्ता। कर्ता ने आगे क्या होगा, कर्म होता है। कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, ऐसे आप पहचान सकते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में कारक से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो करण से किस में आ रहा है, से करण में आ रहा है, करण आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, कारक के 8 भेदे तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक शब्द, विषमादिबोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा। यहां पर रानी को उल्का पिंड के समान दीप्तमान बताया गया है, तो यहां पर अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुसुप्ति, सुप्ति, सुप्ति या सुसुप्ति। तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। देखिए सुसुप्ति अगर आप लिखते हैं तो सुसुप्ति को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अवर शब्द का विलोम क्या होता है, दूसरा, अपर, प्रवर या अधम। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अवर शब्द का विलोम शब्द होता है प्रवर। क्या होता है, प्रवर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह क्या होगा, क्या वह पढ़ रहा है, तो चिन्ह हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है, विद्यापति को, खुमाण रासो को, पृथ्वीराज रासो को, चंद्रबरदाई को। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहा जाता है विद्यापति को। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यानपूर्वक अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान है। तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है।
तुम तो अपना काम करो, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघुर में कौन सी संधि है? आयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि? सबसे पहले आप इसकी संधि कर लीजिए। इसकी संधि क्या होती है? लघु धन उर्मी, ये इसकी संधि होती है। इसको तो मान जाएगा छोटा ऊ, इसको मान जाएगा बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ बन गए। नियम के अनुसार बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक? ऐसे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके वो ऋण शब्द कहलाते हैं। एक होता है ऋण, एक होता है योग ऋण। तो यहां पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें जो आप पीला देख रहे हैं ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, हाथ हो गया। वैसे तो इसमें आपका जो आंसर होगा पीला, पीला जो है आपका ऋण शब्द हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटा आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या? अनंत, अन्वेषण, अवतैनिक, अपेक्षा। छोटा अ उपसर्ग से प्रयोग से बना शब्द कौन सा होगा? अवतैनिक। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ण, मंगल, श्याम, कौशल। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कंचन का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्ण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हेम हुआ, सोना हुआ, कनक हुआ, ये सभी शब्द कंचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन, उत्मीलन, नीलन या निमीलन? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी कोई उपमा ना हो, तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसको हम कहते हैं अनुपम। और विचित्र प्रकार का, तो विचित्र प्रकार का उसको क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानदान शब्द है योग ऋण, यौगिक, तद्भव या शंकर? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो पानदान जो है ना, ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, आंख ना होने पर भी दुखी। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? गुण के विपरीत नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार? उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्साह का स्थायी भाव होता है, आप कह सकते हैं वीर। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? वीर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। अच्छा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी? सूरसागर जो है ये किस भाषा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों सूरसागर जो है ना ये ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर जो है ना ये किसके द्वारा लिखी गई? सूरदास के द्वारा। और सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।
वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिगंबर शब्द उदाहरण है स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इसकी आप संधि कर लीजिए तो इस संधि क्या होती है, दिक धन अंबर, ये इसकी संधि होती है, दिक धन अंबर। तो इसमें आप ये हलंत देख रहे हैं, जब भी हलंत लगे तो आप व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। तो इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा, मोहन पढ़ता है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृगावती किसकी रचना है, उस्मान, मंझन, कुतुबुन, जायसी। मृगावती किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों मृगावती जो है ना ये कुतुबुन की रचना है। और ये रचना कब लिखी गई है, तो ये जो रचना है ना वर्ष 1503 में लिखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें, वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। मोहन खेलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो इसमें आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, वह प्रातः उठकर या करता है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा, उठकर। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है, तार सप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी, ग्राम्या। कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है, प्रिय प्रवास रचना जो है ना द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना इसका मुहावरा क्या होता है, दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, अछत का विलोम शब्द क्या होता है, अछत, नछत, विछत, इनमें से कोई नहीं। अछत का विलोम शब्द क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अछत का विलोम शब्द होता है नछत। क्या होता है, नछत होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृष्णार्जुन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुप्रिय या क्रमधार। कृष्णार्जुन, तो कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं, तो कृष्णार्जुन में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहते हैं, तो जो काम ना करना चाहे मेरे प्यारे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अकर्मण्य। तो करेक्ट आंसर की बात करूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि यामा किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय मुक्तिबोध। यामा किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यामा जो है ना ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत, करुण, हास्य या वीर। शोक किस रस का स्थायी भाव होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों शोक जो है ना ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, हास्य का स्थायी भाव हास होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण या इनमें से कोई नहीं। यौगिक शब्द कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है, रमेश चंद, शिवानी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन।
पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन जो है ना, ये मंगलेश डबराल की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमधनालय, ये होगा, ये होगा या ये होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिमधन आलय। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? अति धन आचार। तो अति कहाँ पर है? अति ये रहा। तो अत्याचार में अति जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, स्टार्टिंग का शब्द, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राम ने कहा गाड़ी पलट गई। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, द्वितीय वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? राम ने कहा गाड़ी पलट गई, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें हो जाएगा सरल वाक्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।